हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल शिक्षा दीक्षा हिंदी क्लास। मैं आपकी हिंदी टीचर सोनम। आज मैं आपके साथ आदिकालीन साहित्य ग्रंथ पृथ्वीराज रासो से बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स लेकर आई हूँ, जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये आपके सिलेबस में लगा हुआ है। तो चलिए पढ़ते हैं आज पृथ्वीराज रासो के बारे में। पृथ्वीराज रासो के संबंध में आचार्य शुक्ल ने क्या कहा है, यहाँ देखिए। आचार्य शुक्ल ने पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना है। ठीक है, आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी का प्रथम महाकाव्य क्या है, याद करेंगे, पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य। ठीक है, आगे देखते हैं। और आचार्य शुक्ल के अनुसार चंद्रवरदाई ना, पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है, याद करेंगे, चंद्रवरदाई। कौन है, चंद्रवरदाई। तो चंद्रवरदाई जी को आचार्य शुक्ल ने हिंदी के प्रथम महाकवि मानते हैं। किसे महाकवि मानते हैं हिंदी के प्रथम? तो आचार्य शुक्ल ने हिंदी का प्रथम महाकवि किसे माना है, चंद्रवरदाई जी को माना है। किसे माना है, चंद्रवरदाई। याद रखेंगे। पृथ्वीराज रासो 2500 पृष्ठों का एक बहुत बड़ा ग्रंथ है ना, 2500 पृष्ठों का यह बहुत बड़ा ग्रंथ है। और इसमें किसमें कितने समय और सर्ग हैं, याद रखेंगे, 69। कितने, 69 समय, सर्ग या फिर अध्याय हम कह सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है पृथ्वीराज रासो में कितने समय सर्ग हैं, तो आप हमेशा याद रखेंगे कि इसमें कितने समय है, 69, याद रहेगा। आगे देखते हैं, इसमें सभी छंदों का प्रयोग हुआ है ना। जैसे यहाँ देखते हैं, कवित, छप्पय, दूहा, तोमर, त्रोटक, गाहा, इसलिए इसे छंदों का अजायब घर भी कहा जाता है। पृथ्वीराज रासो को क्या कहा जाता है, छंदों का अजायब घर, याद रखेंगे। ठीक है, पृथ्वीराज रासो को छंदों का अजायब घर भी कहा जाता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अनुसार पृथ्वीराज रासो ना सुख सुखी के संवाद के रूप में रचित किया गया है ना। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने सुख सुखी संवाद के रूप में पृथ्वीराज को रचा हुआ माना है। ठीक है, याद करेंगे। आगे देखिए, आचार्य शुक्ल के अनुसार आचार्य शुक्ल ने पृथ्वीराज रासो के संबंध में क्या कहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कितनी एग्जाम में पूछ चुका है, तो ये आपको याद ही होना चाहिए। आचार्य शुक्ल का कथन तो इतना इंपॉर्टेंट है, वो हर एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तो अगर हो सके तो आचार्य शुक्ल का बुक आप सबके पास नहीं भी हो तो आप उसे खरीद लें और एक बार उसे पढ़ने की कोशिश करें। आगे देखिए, आचार्य शुक्ल ने पृथ्वीराज रासो के संबंध में क्या कहा है कि भाषा की कसौटी पर यदि इस ग्रंथ को कसते हैं तो और भी निराश होना पड़ता है ना। भाषा की कसौटी पर यदि इस ग्रंथ को कसते हैं तो और भी निराश होना पड़ता है, क्योंकि वह बिल्कुल बेठिकाने है। क्योंकि वह बिल्कुल बेठिकाने है। यह आचार्य शुक्ल का मत है, किसके संबंध में, पृथ्वीराज रासो के संबंध में। पूरी तरह से आपको याद होनी चाहिए। आगे देखिए, डॉक्टर बच्चन सिंह ने क्या कहा है, यह पृथ्वीराज रासो एक राजनीतिक महाकाव्य है। क्या है, राजनीति। राजनीति से सीधे याद करेंगे ना, अगर याद ना हो तो डॉक्टर बच्चन सिंह राजनीति कहते हैं ना। तो डॉक्टर बच्चन सिंह राजनीतिक महाकाव्य मानते हैं। किसे, पृथ्वीराज रासो को डॉक्टर बच्चन सिंह राजनीतिक महाकाव्य मानते हैं। और दूसरे शब्दों में उन्होंने कहा है कि राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी है। क्या है, राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी। ठीक है, याद करेंगे, त्रासदी जहाँ भी आएगा डॉक्टर बच्चन सिंह ने मतलब ऐसे ही कहा है, डॉक्टर बच्चन सिंह ने त्रासदी के रूप में याद करेंगे। ठीक है, आगे देखिए, दूसरे शब्दों में राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी क्या है, पृथ्वीराज रासो किसने माना है, डॉक्टर बच्चन सिंह ने माना है। आगे देखते हैं, रासो के पिछले भाग को चंद के पुत्र जलहन के द्वारा पूर्ण किया गया ना। तो चंद्रवरदाई जी ने इसे पूर्ण नहीं किया था, अपूर्ण ही था वो। तो उनके पुत्र जलहन है, उनके पुत्र का क्या नाम है, जलहन। और जलहन के द्वारा इसके पिछले भाग को पूर्ण किया गया। तो ये था पृथ्वीराज रासो के संबंध में इम्पोर्टेंट तथ्य, जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके सिलेबस में भी है और आपको याद होना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अगर ये आपको वीडियो यूजफुल लगे, आपके लिए उपयोगी हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट में बताएं और मैं किस प्रकार से आगे आपके लिए वीडियो ला सकती हूँ। थैंक यू एवरीवन।